मैं हमेशा से थोड़ी सी डरी हुई खामोश सी लड़की रही हूँ। हमारे घर का माहौल वैसे तो आम सा था, मगर एक शख्सियत ऐसी थी जिसके इर्द गिर्द सब कुछ बदल जाता था। हादी। उस दिन भी मैं अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी कि नूर दरवाजा खोलकर अंदर आई और सीधा सवाल किया, हया, हादी की शर्ट प्रेस कर दी? मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ, उसके कमरे में रख दी है। फिर उसने हस्बे आदत एक और फरमाइश कर दी, प्लीज उसके लिए नाश्ता भी बना दो, मुझे चीज ऑमलेट बनाना नहीं आता। मैंने किताब एक तरफ रखी, दुपट्टा संभाला और खामोशी से किचन की तरफ चल दी। हम दोनों कजिन थे, मगर हालात ने हमें जैसे उसकी खिदमत पर लगा रखा था। नूर मेरी जैसी नहीं थी, वो बेबाक थी, जवाब देना जानती थी, जबकि मैं हर तेज आवाज से घबरा जाती थी। हादी घर का इकलौता बेटा था, सबका लाडला, खास तौर पर दादी का। शायद इसलिए उसके अंदाज में एक अजीब सा गुरूर आ गया था। वो छोटी छोटी बातों पर हुक्म चलाने का आदी हो चुका था, और अगर कोई इसकी मर्जी के खिलाफ चला जाए तो उसका गुस्सा फौरन भड़क उठता। मैं नाश्ता तैयार कर रही थी कि अचानक उसकी ऊंची आवाज ने मेरे हाथ रोक दिए। हया, ये कौन सी शर्ट प्रेस की है तुमने? मैंने ब्लू शर्ट का कहा था। उसकी आवाज में हमेशा की तरह हुक्म भी था और गुस्सा भी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, मगर मैं चुपचाप उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। नूर बाहर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो अक्सर कहती, हया, तुम क्यों इतना डरती हो? उसे जवाब देना सीखो। मगर मैं कभी हिम्मत नहीं जटा पाती थी। इस दिन भी मैंने हस्बे आदत उसके हाथ से शर्ट ली और नरमी से कहा, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। वो मुझे घूरता रहा, फिर नूर की तरफ देखकर हंसा, जैसे वो हमें अपनी मर्जी के मुताबिक झुकाने पर फख्र महसूस करता हो। नूर ने दांत पीसते हुए मुझे देखा, मगर मैंने नजरें झुका ली। मैंने हमेशा झुककर मामला खत्म करने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे लड़ाई से ज्यादा उसके गुस्से का खौफ था। लेकिन शायद वही दिन मेरे लिए कुछ बदलने वाला था। जब मैं दोबारा किचन में आई, मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में एक अजीब सी थकन भी थी, हर बार खामोश रहने की थकन। नूर ने आहिस्ता से मेरा हाथ थामा और कहा, कब तक ऐसे चलेगा? उसकी बात मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। इस रात मैंने पहली बार खुद से सवाल किया कि क्या वाकई मैं हमेशा इसी तरह डरती रहूंगी? शायद नहीं, क्योंकि कुछ खामोशियां इंसान को महफूज तो रखती हैं, मगर अंदर से कुछ खोखला भी कर देती हैं। और उस दिन मुझे भी महसूस हुआ कि अगर मैंने अपनी आवाज ना बदली तो मेरी कहानी हमेशा दूसरों के हुक्मों में ही दबकर रह जाएगी। मैं जब भी दिल से थक जाती थी ना, तो नूर ही होती थी जो मेरे अंदर की सारी खामोशी को आवाज दे देती थी। उस दिन भी मैंने उसे आहिस्ता से कहा, छोड़ो नूर, बहस का क्या फायदा, आखिर में हमें ही झुकना पड़ता है। तुम जानती हो ना वो कैसा है। मेरी बात सुनकर वो तेज लहजे में बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इसे बर्दाश्त करती हूँ, वरना उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे कोई काम करवाए। मगर तुम क्यों इसके सामने यूं हार मान लेती हो? उसके अल्फाज सच थे, और शायद इसी सच्चाई ने मुझे हमेशा खामोश रखा था। नूर मेरे लिए नरम पड़ जाती थी, मेरे साथ खड़ी हो जाती थी, मगर हादी का अंदाज कभी नहीं बदला। उसके कमरे की हालत हमेशा बिगड़ी हुई रहती, कपड़े इधर उधर, तौलिया कहीं खिड़ी कहीं, जैसे हर चीज को अपनी जगह से नफरत हो, और हम दोनों जैसे उसकी दुनिया को समेटने के लिए बने हों। अचानक मुझे याद आया कि उसने रात को ब्लू शर्ट का कहा था, और मैंने गलती से रेड प्रेस कर दी थी। दिल एकदम डूब सा गया। मैं जल्दी से उसके कमरे की तरफ भागी। दरवाजा खोला तो वो वही खड़ा था, आंखों में वही सख्ती लिए। मैंने धीरे से कहा, सॉरी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ, प्लीज नाराज मत हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखता रहा। मैंने जल्दी से शर्ट ली और वापस आ गई। हाथ तेजी से चल रहे थे, मगर दिल में अजीब सा बोझ था, जैसे हर बात की माफी मेरे अंदर कुछ तोड़ देती हो। जब मैंने शर्ट वापस दी तो उसने बगैर कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया। मैं किचन में आकर खड़ी हो गई, जैसे सांस लेना भी उसके जाने के बाद ही मुमकिन होता था। मैंने जल्दी से उसका नाश्ता बनाया, चाय रखी और दूर खड़ी हो गई। वो आया हमेशा की तरह परफ्यूम की तेज खुशबू के साथ, और खामोशी से खाने लगा। फिर अचानक उसने पूछा, ये नाश्ता तुमने बनाया है ना? मैंने फौरन नजरें चुराकर कहा, नहीं, आज नूर की बारी थी। वो हल्का सा मुस्कुराया,
मगर उस मुस्कुराहट में तनस था। झूठ मत बोलो, तुम्हारी आदत है उसके नाम का भी खुद करने की, और तुम्हारे हाथ का जायका मैं पहचानता हूँ। उसके अल्फाज सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत उठी। ये तारीफ थी या इल्जाम, मैं समझ नहीं पाई। इस लम्हे पहली बार मुझे लगा कि शायद मसला सिर्फ उसके रवैये में नहीं, मेरी खामोशी में भी है, क्योंकि मैंने खुद ही उसे यह आदत दी थी कि वो मुझे कमजोर समझे। और उस दिन मेरे अंदर कहीं यह एहसास जागा कि अगर मैं खुद को ना बदला तो लोग मुझे हमेशा वैसा ही समझते रहेंगे जैसा मैं खुद को जाहिर करती हूँ। कभी कभी इंसान को दूसरों से नहीं, अपने डर से जीतना पड़ता है, और शायद मेरी असल कहानी वहीं से शुरू होने वाली थी। मैंने जब नूर को हादी के बारे में बोलते सुना तो मेरे अंदर भी एक लम्हे को हल्की सी हिम्मत जागी, मगर जैसे ही वो सामने आया सब कुछ फिर वही हो गया। उसने बेपरवाह अंदाज में कहा, नूर अपना काम खुद क्यों नहीं करती, तुमसे क्यों करवाती है? मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, तुम्हें अपने काम से मतलब है ना, नाश्ता करो और जाओ। वो फौरन बोला, नहीं, हर एक वही करेगा जो उसकी ड्यूटी है, और हाँ, मेरा कमरा भी ठीक कर देना। उसके लहजे में हुक्म था, जैसे ये सब करना हमारा फर्ज हो। हम तीनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, मगर उसके अंदाज में हमेशा एक अजीब सा इख्तियार होता था। बचपन से हमने उसे तुम कहकर ही पुकारा, क्योंकि वो खुद कभी फासले बर्दाश्त नहीं करता था। कहता था, मुझे भाई मत कहो और ना ही इतनी रईसी मत दिखाओ। शायद इसी बेतकल्लुफी ने हमारे दरमियान वो हदें भी मिटा दी थी जिनकी कभी जरूरत पड़ती है। खेल कूद से लेकर रोजेमर्रा तक सब कुछ साथ गुजरा, मगर वक्त के साथ उसके लहजे में नरमी कम और हुक्म ज्यादा आ गया। मेरा मिजाज हमेशा खामोश रहने वाला था, इसीलिए मैं बगैर कुछ कहे उसके नाम काम कर देती थी। नूर बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो जब तंग आ जाती तो खुलकर जवाब देती, यहाँ तक के गुस्से में बदुआएं भी दे देती। वो हंसकर कहता, मुझे कुछ नहीं होगा तुम्हारी बदुआओं से, काम करो वरना मेरे हाथों मर जाओगी। उसकी बात में मजाक कम और धमकी ज्यादा महसूस होती थी, मगर हम फिर भी चुप रहते थे। नाश्ता खत्म करके वो सीधा दादी के कमरे में चला जाता था। उसके लिए दादी की मौजूदगी जैसे लाजमी थी। जाने से पहले भी वो और वापस आकर भी वो उनका लाडिला था, और ये बात घर के हर फर्द को मालूम थी। मगर जो बात मुझे हमेशा चुभती थी वो ये थी कि दादी का प्यार सिर्फ उसी के लिए था। हम पोतियों के लिए उनके अल्फाज अक्सर सख्त होते, तुम सब तो बस बोझ हो, जितना जल्दी हो तुम्हारी शादियां कर दो। उनके लिए लड़कियों की तालीम बस एक हद तक थी, उसके बाद सब कुछ खत्म। मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादियां भी जल्दी कर दी गई थी, और अब बारी शायद हमारी थी। मैं और नूर अभी पढ़ रहे थे, मगर सच ये था कि मैंने अपनी पढ़ाई भी अपनी मर्जी से नहीं छीनी थी। नूर को मेडिकल पसंद था तो मैं भी उसके साथ चल पड़ी। मैंने कभी खुद से नहीं सोचा कि मुझे क्या चाहिए, शायद आदत ही नहीं रही थी अपने लिए फैसला करने की। एक दिन नूर ने मुझसे पूछा, हया आगे क्या करोगी तुम? मैंने मुस्कुराकर कहा, जो तुम करोगी, हम हमेशा साथ ही तो रहे हैं, मैं अकेले नहीं जा सकती। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, जिंदगी में सिर्फ साथ होना काफी नहीं होता, अपना रास्ता भी चुनना पड़ता है। इसकी बात मेरे दिल में उतर गई। पहली बार मुझे लगा कि शायद मैंने हमेशा दूसरों के फैसलों पर चलकर खुद को कहीं पीछे छोड़ दिया है, और उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि अगर मैंने अपनी जिंदगी का रुख खुद न बदला तो मैं हमेशा किसी और की कहानी का हिस्सा बनी रहूंगी, अपनी कहानी कभी नहीं लिख पाऊंगी। मैंने हल्की सी हंसी के साथ नूर से कहा, हाँ ठीक है, मगर क्लासेस तो अलग अलग ही होंगी ना। वो फौरन बोली, मुझे तो मेडिकल ही पढ़ना है, और तुम भी वही लो जो मैं लूंगी। मैंने सर हिला दिया। हालांकि सच ये था कि मेरा दिल कभी उस तरफ मायल नहीं था। मुझे तो इंजेक्शन का नाम सुनकर ही पसीना आ जाता था। अगर किसी और को भी लगता देख लूं तो आंखें बंद कर लेती, और जब मेरी बारी आती तो यूं मिट्टी पींच लेती जैसे कोई बहुत बड़ा दर्द सहने वाली हूँ। नर्स से बार बार कहती, इतना तनाव क्यों ले रही हो, अभी तो कुछ हवा ही नहीं। मगर मसला यही था, मैं वो दर्द पहले ही महसूस करने लगती थी जो अभी याद आया भी नहीं था। नूर के बराकस में हर चीज को दिल पर ले लेती थी। वो मजबूत थी, मैं कमजोर। वो लड़ सकती थी, मैं सिर्फ टाल सकती थी। शायद इसलिए मैंने कभी अपनी मर्जी से कोई रास्ता चुना ही नहीं। मैं बस उसके पीछे चलती रही जैसे मेरी अपनी कोई सिमत ही ना हो। घर का माहौल भी कुछ ऐसा था कि लड़कियों को ज्यादा अहमियत दी ही नहीं जाती थी।
ताई अम्मी को इस बात पर फख्र था कि उन्होंने इस घर को वारिस दिया है और यही एहसान उनके लहजे में झलकता था। मेरी अम्मी और चच्ची अक्सर उनकी बातों से दिल गिरफ्तार होकर आपस में शिकवा करती थी, मगर सामने कभी कुछ ना कह पाती। दादी का रवैया तो उससे भी सख्त था। बेटियों की पैदाइश पर खुशी नहीं बल्कि अफसोस किया जाता था, जैसे हम सब किसी बोझ की तरह इस घर में आए हों। ऐसे माहौल में मेरा मिजाज और भी दब गया था। मैं हर बात मान लेने वाली, हर इल्जाम अपने सर लेने वाली बन गई थी। चाहे कसूर मेरा ना भी हो, मैं फौरन कह देती, हाँ मेरी गलती है, बस बात खत्म करो। नूर को मेरा यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर झुंझलाकर कहती, तुम हर बार क्यों झुक जाती हो, अपने हक के लिए बोलना सीखो। और मैं हमेशा यही जवाब देती, लड़कर क्या मिल जाएगा, सुकून तो नहीं मिलेगा ना। शायद मैंने ये सब अपनी माँ से सीखा था। वो भी खामोशी से सब सह लेती थी और दादी का सबसे ज्यादा दबाव भी उन्हीं पर होता था। मैं उन्हें देखती तो लगता यही जिंदगी है, चुप रहो, बर्दाश्त करो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा था कि यह खामोशी मुझे कहीं अंदर से खोखला कर रही है। मैं दूसरों के फैसलों पर चलते चलते खुद को भूल चुकी थी और शायद जिंदगी का सबसे मुश्किल सवाल यही होता है कि मैं खुद क्या चाहती हूँ। और नूर, उस दिन पहली बार मैंने सोचा शायद अब वक्त आ गया है कि मैं इस सवाल का जवाब ढूंढूं, क्योंकि अगर मैंने खुद को ना पहचाना तो दुनिया मुझे हमेशा वैसा ही समझेगी जैसा वो देखना चाहती है। मैं अक्सर ये सोचती थी कि शायद मैं अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला करने की आदी ही नहीं रही। मेडिकल मेरा ख्वाब नहीं था, बस नूर का था और मैं हमेशा की तरह उसके पीछे चलती चली गई। पढ़ाई में भी बुरी नहीं थी, याद करने में तो जैसे मुझे कमाल हासिल था। किताब खोलो और मैं लफ्ज वाला ज़हीन में महफूज कर लूं, मगर जैसे ही प्रैक्टिकल की बात आती मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। नूर मुझे अक्सर छेड़ती, इतनी लंबी लंबी कहानियां लिखने की जरूरत नहीं होती, ये साइंस है, सीधा जवाब दो, नंबर फिर भी आ ही जाएंगे। मगर मुझे हर चीज तफसील से याद करने की आदत थी और शायद इसीलिए मेरे नंबर अक्सर उससे बेहतर आते थे। घर के कामों में भी मुझे अजीब सी तस्कीन मिलती थी, खास तौर पर हादी का कमरा संभालना, जो वह हर रोज मैदान जंग बनाकर जाता था। नूर तो इसका कमरा साफ करते हुए मुसलसल बड़बड़ाती रहती, हम इसके नौकर हैं क्या, एक शर्ट निकालता है, 4 और गिरा देता है, और दादी हमें 5 जोड़ों का हिसाब देती है। उसकी बातों में गुस्सा भी होता था और बेबसी भी, और सच ये था कि वो गलत भी नहीं कहती थी। आदि की अलमारी कपड़ों से भरी होती और हम हर चीज गिन गिन कर इस्तेमाल करते। मैं खामोशी से उसके साथ लग जाती, कपड़े तय करती, चीजें तरतीब से रखती और थोड़ी ही देर में पूरा कमरा संभाल जाता। नूर अक्सर बहाना बनाकर निकल जाती और मुझे पता होता था कि वो वापस नहीं आएगी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं अकेली उसका कमरा सिमेट रही थी कि अचानक मेरी नजर दीवार पर लगी उसकी तस्वीर पर जा टिकी। पता नहीं क्यों उस दिन मैंने पहली बार उसे गौर से देखा। वो तस्वीर मेरी बड़ी बहन की शादी की थी। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में एतमाद और गाल पर पड़ता वो हल्का सा डिंपल। एक लम्हे को लगा जैसे ये वही हादी नहीं है जिसे हम रोज देखते हैं। शायद हमेशा से हमें उसके रवैये ने इतना दूर रखा कि हमने इसके दूसरे पहलू को कभी देखा ही नहीं। मैं देर तक वही खड़ी रही, अजीब सी सोचों में गुम। हैरत उस बात पर थी कि इतनी सख्ती, इतनी डांट के बावजूद मैंने कभी उसके लिए दिल में नफरत महसूस नहीं की, ना कभी बदुआ दी, ना बुरा कहा, जबकि नूर तो अक्सर उस पर गुस्सा निकालती रहती थी। मैं खुद भी नहीं समझ पाती थी कि आखिर क्यों। कभी कभार हम दोनों उसके बारे में बात करते तो नूर कहती, उसका मिजाज ऐसा है कि उसकी बीवी 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं करेगी, देख लेना भाग जाएगी इसे छोड़कर। मैं उसकी बात सुनकर हंस देती, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सा एहसास जन्म लेता, जैसे कहानी इतनी सादा नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है। शायद कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, बस महसूस करते हैं, और कभी कभी वही एहसास हमें खुद अपने बारे में भी नए सवालों के सामने खड़ा कर देता है। और उस दिन मुझे लगा शायद मेरी कहानी सिर्फ खामोशी की नहीं, कुछ अनकहे जज्बात की भी है, जो आहिस्ता आहिस्ता खुद को जाहिर करने वाले थे। मैं अक्सर नूर की बातों को हंसी में टाल देती थी। वो जब कहती उसकी बीवी 2 दिन में भाग जाएगी तो मैं फौरन बोल उठती, ऐसा मत कहो नूर, अल्लाह ना करे, कोई क्यों छोड़कर जाए इसे, वैसे भी देखने में तो अच्छा खासा है,
میری یہ بات سنتے ہی نور مجھے گھورنے لگتی۔ صرف شکل سے کیا ہوتا ہے، اس کی کرتوت بھی دیکھو۔ خدا نہ کرے ایسا انسان میری زندگی میں آئے، میں تو برداشت ہی نہ کر سکوں۔ اس کی بات میں تلخی بھی تھی اور حقیقت بھی۔ سچ پوچھے تو میں خود بھی کبھی کبھی ہادی کے مزاج کے بارے میں سوچتی تو الجھ جاتی تھی۔ وہ واقعی آسان انسان نہیں تھا۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنا کسی عام لڑکی کے لیے تو شاید بہت مشکل ہوتا، کیونکہ اس کا موڑ لمحوں میں بدل جاتا تھا۔ کبھی ہنستا، کبھی غصے میں آگ بگولا ہو جاتا۔ نور اکثر حیران ہو کر مجھ سے کہتی، تم اسے کیسے برداشت کر لیتی ہو؟ میں تو ایک دن میں ہی تنگ آ جاؤں، اور میں ہمیشہ خاموش رہتی، جیسے میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہی نہ ہو۔ وہ عجیب ضدی تھا، جو بات ٹھان لیتا اسے پورا کر کے ہی دم لیتا۔ کبھی ہنسی مذاق میں بھی کچھ کہہ دیتا، اور اگر ہم اسے سنجیدہ نہ لیتے تو فوراً پلٹ کر سختی سے کہتا، میری بات کو کبھی ہلکا مت لینا، چاہے وہ مذاق ہی کیوں نہ ہو۔ اس وقت اس کی گرفت اتنی سخت ہوتی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور میں بس اتنا کہہ پاتی، ٹھیک ہے، نہیں سمجھوں گی مذاق، بس چھوڑ دو میرا ہاتھ۔ مگر وہ ہنس کر کہتا، تم کیا موم کی بنی ہو؟ میرا ہاتھ پکڑنے سے ٹوٹ جاؤ گی کیا؟ دادی کی باتیں الگ تھی۔ دن میں نہ جانے کتنی بار ہمیں ان کے تانے سننے پڑتے، اور میں تو ویسے ہی جلدی دل برداشتہ ہو جاتی تھی۔ اکثر اس کی باتوں سے دکھ ہوتا اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر رو لیتی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ میں نے کبھی اسے پلٹ کر جواب نہیں دیا، جیسے میرے اندر وہ ہمت ہی نہیں تھی۔ اور پھر وہ اچانک میرے کمرے میں آ جاتا، بغیر دستک دیے، جیسے ہمیشہ آتا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر کہتا، اوہو، پھر سے آنسو؟ نور کی طرح مجھے بدوائیں کیوں نہیں دیتی؟ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ جاتا اور میں گھبرا کر کھڑی ہو جاتی۔ میں نے ایک بار دھیرے سے کہا، مجھے بدوائیں دینا نہیں آتا۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا، ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ، تم واقعی عجیب ہو، ہمارے گھر میں تم جیسی کوئی نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں خود بھی سوچ میں پڑ جاتی تھی، واقعی میں ایسی کیوں تھی؟ اتنی باتیں سننے کے باوجود، اتنا برداشت کرنے کے باوجود میرے دل میں اس کے لیے نفرت کیوں نہیں تھی؟ شاید میں کمزور نہیں تھی، بس مختلف تھی، اور کبھی کبھی مختلف ہونا ہی سب سے مشکل امتحان بن جاتا ہے، کیونکہ دنیا ہمیشہ وہی سمجھتی ہے جو اسے نظر آتا ہے، وہ نہیں جو دل کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ نور اکثر غصے میں کہتی تھی، تم ہوتی تو کب کا اس کے کھانے میں زہر ملا چکی ہوتی، اور تم ہو کہ بس روتی رہتی ہو، کبھی تو جواب دیا کرو۔ وہ ہنستے ہوئے یہ کان دبا کر نکل جاتی، مگر اس کی باتیں میرے دل میں رہ جاتی تھی۔ میں واقعی کبھی لڑ نہیں پائی تھی، نہ اس سے، نہ اپنے اندر اٹھنے والے سوالوں سے۔ اس دن بھی جب میں اس کا کمرہ سمیٹتے سمیٹتے اس کی تصویر کے سامنے رکی تو نہ جانے کیوں میرا قدم وہی جم گئی۔ میں نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اس کی تصویر پر انگلیاں پھیرنے لگی، جیسے پہلی بار اس کے چہرے کو محسوس کر رہی ہوں۔ اس کی مسکراہٹ، اس کے گال پر پڑتا وہ ڈمپل، اور میرے دل میں یہ انجانا سا احساس جاگنے لگا جسے میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور میں بری طرح چونک گئی۔ میں نے سمجھا نور ہوگی، مگر سامنے وہ کھڑا تھا، عادی۔ اس کی نظریں سیدھی مجھ پر تھی، جیسے وہ کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم میری تصویر کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور سوال بھی۔ میں گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹی اور ہکلاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس صفائی کر رہی تھی۔ مگر میری بے چینی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، اتنا کہ میں اس کی سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ میری تصویر وہ بھی اس طرح صاف کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کو کیوں چھو رہی تھی؟ اس کے سوال جیسے سیدھے میرے دل پر لگ رہے تھے۔ میں نے نظریں جھکا لی اور جلدی سے بہانہ بنایا، میں تمہارے لیے کھانا گرم کر دیتی ہوں۔ مگر جیسے ہی مڑنے لگی اس نے میرا بازو پکڑ کر روک لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی اور دل کی دھڑکن بے قابو۔ حیا، میری طرف دیکھو، نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ اس کی آواز اب نرم نہیں رہی تھی، جیسے وہ سچ جاننے پر اصرار کر رہا ہو۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، چھوڑو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر وہ اور سخت ہو گیا، جب تک سچ نہیں بتاؤ گی میں نہیں چھوڑوں گا۔ اتنی محبت سے میری تصویر کو کیوں دیکھ رہی تھی؟ اس کے الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میں اتنا کیوں گھبرا رہی ہوں، یا شاید میں سب جانتی تھی مگر ماننے سے ڈر رہی تھی۔ آخرکار اس نے اچانک میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں ایک لمحہ بھی رکے بغیر کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر آ کر میں نے گہری سانس لی، مگر دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
उस दिन पहली बार मुझे अपने ही दिल से खौफ महसूस हुआ, क्योंकि कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिन्हें हम जितना भी छुपाएं वो किसी न किसी लम्हे खुद को जाहिर कर ही देते हैं। किचन में आकर मैंने गहरी सांस ली, जैसे अभी अभी किसी तूफान से बचकर निकले हूँ। दिल की धड़कन अभी तक तेज थी, मगर मैंने खुद को संभालते हुए जल्दी से खाना गर्म किया। हमारे कॉलेज की टाइमिंग ऐसी थी कि हम दोनों जल्दी आ जाते थे, जबकि हादी हमेशा दोपहर ढलने के बाद वापस आता था। मैंने उसके लिए खाना टेबल पर रखा और खामोशी से अपने कमरे में चली गई। हमारा कमरा मुश्तरका था और नूर हमेशा की तरह किताबों में उलझी बैठी थी। मुझे देखते ही झुंझलाकर बोली, ये क्या मुसीबत है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हया इधर आओ जरा। जब भी इसे कुछ मुश्किल लगता वो सीधा मेरे पास आ जाती थी। मैं उसके पास जाकर बैठी, मगर अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। नूर ने फौरन मेरी हालत भांप ली। तुम्हें क्या हुआ है, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैंने नजरें चुराकर कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मगर दिल की बेचैनी छुपाए नहीं छुप रही थी। वो जिद करने लगी, सच बताओ, कुछ तो हुआ है। मगर मैंने बात बदल दी, तुम बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा? और यूं मैं इसे वो टॉपिक समझाने लगी जिसका अगले दिन टेस्ट था। अभी मैं इसे समझा ही रही थी कि अचानक दरवाजा खुला। मैं चौंक कर रुक गई। सामने हादी खड़ा था और उसकी नजरें सीधी मुझ पर थी। मेरी बेचैनी एक बार फिर बढ़ गई। वो बगैर कुछ कहे आगे बढ़ा, हमारे सामने अपनी किताबें और असाइनमेंट पटक दिए और बेपरवाही से बोला, ये टॉपिक है, असाइनमेंट बना देना। नूर फौरन भड़क उठी, उठाओ ये सब, हमारा भी कल टेस्ट है, हम कोई तुम्हारे नौकर नहीं हैं। इसके लहजे में वही पुराना गुस्सा था, मगर हादी जैसे उस सब का आदी था। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो क्या हुआ, तुम लोग पढ़ाकू हो, तुम्हें तो सब आता है, मेरा भी बना दो, क्या फर्क पड़ता है। उसकी बात में वही लापरवाही थी, मगर इस बार ना जाने क्यों मैं खामोश रहते हुए भी अंदर से हिल गई। नूर अब भी इसे घूर रही थी, मगर मैंने आहिस्ता से असाइनमेंट अपनी तरफ खींच लिया, जैसे हमेशा करती आई थी। शायद आदत थी या शायद कुछ और, जिसे मैं अब तक समझ नहीं पा रही थी। उस लम्हे मुझे पहले बार महसूस हुआ कि मसला सिर्फ उसके रवैये का नहीं, मेरी खामोश रजामंदी का भी है। और शायद यही खामोशी एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनने वाली थी। वह हस्बे आदत हुक्म देने वाले अंदाज में बोला, मैं कह रहा हूँ असाइनमेंट बनाना है, मतलब बनाना है। नूर फौरन भड़क उठी, मैं आग लगा दूंगी तुम्हारी किताबों को, हटाओ ये सब यहाँ से, कल हमारा टेस्ट है, हमें अपनी तैयारी करनी है। उसके लहजे में गुस्सा साफ झलक रहा था, मगर हादी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो हल्के तंजिया अंदाज में बोला, पढ़ लिख कर क्या कर लोगी तुम, आखिर में चूल्हा भी ही संभालना है ना। मैं कमाऊंगा, कुछ बनूंगा, तुम लोगों के लिए भी मुझे ही कमाना है। नूर ने तेजी से जवाब दिया, हमारे अब्बू जिंदा हैं, वही हमारे लिए काफी हैं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब उठाओ अपनी किताबें और हमें पढ़ने दो। मगर वो कहाँ मानने वाला था, जैसे उसने सुना ही ना हो। वो फिर वही बात दोहराते हुए बोला, हया मेरा असाइनमेंट बना दो। उसके लहजे में दरख्वास्त नहीं, सीधा हुक्म था। नूर फौरन बोली, वो क्यों बनाए, उसका भी कल टेस्ट है। मगर हादी ने जैसे फैसला कर लिया था कि बात वही होगी जो वो चाहेगा। मैं दोनों को देख रही थी, एक तरफ नूर का गुस्सा, दूसरी तरफ हादी की जिद, और बीच में मैं हमेशा की तरह खामोश। मेरे अंदर कहीं हलचल हो रही थी, मगर जबान साथ नहीं दे रही थी। वो कभी पूछता नहीं था, बस कह देता और हम मान लेते थे। शायद ये आदत हमने खुद ही इसे दे दी थी। उस लम्हे मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि कुछ लोग हमें मजबूर नहीं करते, हम खुद अपनी खामोशी से इन्हें यह हक दे देते हैं। और अगर मैंने आज भी कुछ न कहा तो शायद मैं हमेशा उस तरह दूसरों के फैसलों के पीछे चलती रहूंगी। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, मैं बना दूंगी असाइनमेंट। नूर ने मुझे गुस्से से देखा, हया तुम्हें अंदाजा है ना कल का टेस्ट कितना मुश्किल है। मैंने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मैं कर लूंगी, तुम जानती हो मुझे जल्दी याद हो जाता है। मेरी बात सुनकर हादी हल्का सा हंसा, देखा नूर, कितनी फर्माबरदार है ये, कभी मेरे किसी काम से इनकार नहीं करती, कुछ सीखो इससे। नूर का सबर जवाब दे गया, इसीलिए तो तुम सर पे चढ़े हुए हो। अगर हया भी मेरी तरह होती ना तो तुम अपनी हद में रहते। उसकी ये बात खत्म भी ना हुई थी कि हादी ने फौरन उसका कान पकड़ लिया। क्या कहा तुमने? नूर तड़प कर बोली, छोड़ो मेरा कान, अभी अब्बू से शिकायत करूंगी। वो बेपरवाही से हंसा, ओह
मैं तो डर ही गया। जाकर कर दो शिकायत। उसने नूर को छोड़ा मगर अगले ही लम्हे मेरा हाथ थाम लिया। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैं घबराकर बोली, ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। वो बदसतूर मेरी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों? जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं तो तुम्हें कुछ होता है? क्या होता है हया? उसका सवाल मेरे दिल तक उतर गया और मैं बुरी तरह उलझ गई। नूर खामोशी से हमें देख रही थी और मैं चाहकर भी सच न कर सकी। मैंने बस इतना कहा, छोड़ो मेरा हाथ। वो चंद लम्हे मेरी आंखों में देखता रहा जैसे मेरे अंदर का जवाब पढ़ना चाहता हो। फिर अचानक हंसते हुए मेरा हाथ दरवाजे तक जाकर मोड़ा और कहा, 2 घंटे में असाइनमेंट मुकम्मल होना चाहिए। ये कहता वो चला गया। कमरे में खामोशी फैल गई। नूर फौरन बोली, ये क्या बकवास कर रहा था अभी? मैंने नजरें झुकाकर कहा, छोड़ो, तुम तो जानती हो इसकी आदत। मगर हकीकत ये थी कि उसके सवाल ने मेरे अंदर कुछ हिला दिया था। मैं खामोशी से अपनी टेबल पर आई, उसका असाइनमेंट मुकम्मल किया, फिर अपने टेस्ट की तैयारी में लग गई। शाम को अम्मी के साथ खाना भी मुझे ही बनाना था और रात के बर्तन भी नूर के साथ धोए। थकन के बावजूद मैं देर तक जागती रही क्योंकि मुझे सब कुछ याद करना था, जबकि नूर बेफिक्र होकर सो चुकी थी। सुबह हस्बे मामूल मैं सबसे पहले उठी और सीधा हादी के कमरे में गई। वो अभी सो रहा था। मैंने आहिस्ता से इसकी अलमारी खोली, कपड़े निकाले, इस्त्री किए और तरतीब से सोफे पर रख दिए। ये सब करते हुए मुझे एक अजीब सा एहसास घेरे हुए था, जैसे मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं कर रही, बस हालात के साथ बहती जा रही हूँ। इस रात के बाद एक बात मुझे साफ समझ आ गई थी, कुछ सवालों के जवाब जबान से नहीं दिए जाते, वो दिल के अंदर ही गूंजते रहते हैं। और शायद मेरा दिल अब मुझे वो सब बताने वाला था जिसमें हमेशा नजरअंदाज करती आई थी। मैं रोज की तरह सब काम निपटाकर खुद तैयार होने लगी और फिर किचन में जाकर अम्मी के साथ नाश्ता बनाने में हाथ बटाने लगी। उस दिन जब मैं हादी के कमरे में दाखिल हुई तो एक लम्हे को रुक गई। वो जाग रहा था, मोबाइल हाथ में लिए कुछ टाइप कर रहा था। ये पहली बार था कि वो मेरे आने से पहले उठा हुआ था। मुझे देखते ही सीधा होकर बैठ गया। मैंने खामोशी से अलमारी खोली और कपड़े निकालते हुए कहा, तुमने रात को बताया नहीं था कि कौन सी शर्ट प्रेस करनी है? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, आज अपनी मर्जी से कर लो, देखो तो सही तुम्हारी पसंद कैसी है। मैं फौरन घबरा गई। मुझे सब नहीं आता, तुम खुद बता दो। वैसे भी आज मेरा टेस्ट है, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारी मर्जी ढूंढती रहूं। वो बिस्तर से उठकर मेरे करीब आ गया और आहिस्ता से बोला, कह दिया ना, अपनी मर्जी से कर दो, पहन लूंगा। मैंने बेदिली से यह कॉलर शर्ट और जीन्स निकाल ली। अभी मैं मुड़ने ही वाली थी कि उसने अचानक मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती वो मुझे बिस्तर के किनारे बिठा चुका था। उसने मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी जो उसके साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। बताओ कैसी है? उसने जैसे मेरे दिल का हाल जांचने के लिए पूछा। मैंने तस्वीर को गौर से देखा। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ बहुत प्यारी है। मगर ना जाने क्यों मेरी आवाज में एक हल्की सी नमी शामिल हो गई थी। शायद पहली बार मुझे अपने और किसी और के दरमियान फर्क शिद्दत से महसूस हुआ था। मैं फौरन उठ खड़ी हुई, मगर वो बोला, अरे बैठो तो, अभी तो असल बात बतानी है। मैंने घबरा कर कहा, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे तैयार होना है। वो हंसा, वो मुझसे दोस्ती करना चाहती है। क्या कहती हो, कर लूं दोस्ती? मैंने नजरें चुराकर कहा, मुझे क्या पता, तुम्हारी मर्जी है। वो जैसे मेरे जवाब से मुतमईन नहीं हुआ। अच्छी तरह सोच लो, कर लूं? इस बार मेरे लहजे में खुद ब खुद सख्ती आ गई। कह दिया ना, मुझे नहीं पता। और मैं फौरन कमरे से बाहर निकल आई। दिल अजीब सा भारी हो गया था, जैसे कोई अनदेखा दर्द अंदर जगह बना रहा हो। मैंने इसके कपड़े प्रेस किए और वापस रख दिए। वो नहाने जा चुका था। मैं खुद जल्दी से तैयार हुई और किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी। नूर इसके लिए चीज ऑमलेट बना रही थी कि अचानक बाहर से उसकी आवाज आई, हया आज नाश्ता तुम बनाना और मुझे चीज ऑमलेट नहीं खाना। नूर ने गुस्से में चम्मच जोर से रखा और बड़बड़ाने लगी, मगर मैं खामोश खड़ी रही। उस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि कुछ बातें हम जबान से नहीं कहते, मगर दिल इन्हें पूरी तरह महसूस कर लेता है। और शायद पहली बार मैंने मान लिया था कि हादी के लिए मेरे दिल में कुछ ऐसा है जिसमें चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। नूर गुस्से से भरी हुई थी। पहले बोल नहीं सकता था क्या? अब हम इसकी फरमाइशें बर्दाश्त करें? हमारे घर में कोई ऐसा नहीं खाता। उसकी झुंझलाहट साफ जाहिर थी।
मैंने फौरन इसे आहिस्ता से कहा, आवाज कम रखो, दादी या ताई अम्मी ने सुन लिया तो बात बढ़ जाएगी। मगर वो कहाँ रुकने वाली थी। जो सोचना है सोचे। तुम ऐसा करो, ये नाश्ता खुद खा लो। मैंने जल्दी से उसके लिए सादा ऑमलेट बनाया और कहा, तुम छोड़ो, मैं चीज ऑमलेट खा लेती हूँ। वो हैरान होकर बोली, तुम्हें तो चीज बिल्कुल पसंद नहीं, तुम कैसे खाओगी। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, खा लूंगी, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, आज टेस्ट है ना। मैंने हादी के सामने सादा ऑमलेट रखा और खुद चीज ऑमलेट खाने लगी। हालांकि हर निवाले के साथ मेरा दिल मतला रहा था। वो मुझे देखकर बोला, बड़ी बात है, तुम चीज ऑमलेट खा रही हो। नूर फौरन बोली, तुम्हारे नखरे पूरे करने थे ना, इसीलिए। मैंने दोनों को रोकने की कोशिश की, खुदा के लिए तुम लोग लड़ना मत शुरू करो। मगर इससे पहले कि बात बढ़ती, हादी ने अचानक मेरे हाथ से प्लेट ले ली और अपनी प्लेट मेरे सामने रख दी, जिसमें से वो आधा खा चुका था। मैं ये खा लूंगा, तुम ये खा लो। हम दोनों हैरान रह गए। नूर ने फौरन कहा, खैर तो है, तो तुम अपनी छोड़ दी हुई चीज दोबारा खा रहे हो। वो बेनियाजी से बोला, हाँ खा लूंगा, तुम अपने काम से काम रखो। मैं एक लम्हे के लिए साकित रह गई। उसका ये रवैया मेरे लिए बिल्कुल नया था, जैसे उसके अंदर कोई और ही शख्स छुपा हो जो कभी कभी बाहर आ जाता हो। नूर ने जल्दी मचाई, हया जल्दी करो, बस निकल जाएगी। मैंने तेजी से नाश्ता खत्म किया और चाय के चंद घूंट लिए। तभी हादी ने अचानक कहा, ऐसा करो नूर, तुम बस में चली जाओ, हया को मैं छोड़ देता हूँ। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था, जैसे मेरे जवाब का इंतजार हो। मैं फौरन बोली, नहीं, मैं बस से ही जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैंने कप मेज पर रखा और उठने लगी, मगर अचानक उसने मेरा कप उठाया और बगैर कुछ कहे वही चाय पी ली। मैं एक लम्हे के लिए जैसे जम सी गई। वो शख्स जो कभी किसी का झूठा तक ना खाता था, आज मेरा कप हाथ में लिए खड़ा था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या बदल रहा है। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि कुछ रवैये लफ्जों से ज्यादा बोलते हैं और शायद उसकी खामोशी में वो सब कुछ था जो वो कभी कह नहीं पाता था। मैं फौरन उठकर खड़ी हो गई। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैंने साफ कह दिया, नहीं, मैं नूर के साथ ही जाऊंगी। नूर ने भी उसे तेज नजरों से देखा और हम दोनों बाहर आ गए। रास्ते में वो मुझ पर बरस पड़ी, ये तुम पर इतनी मेहरबानियां क्यों कर रहा है, क्या चक्कर है। मैंने नजरें चुराकर कहा, मुझे क्या पता, शायद कोई काम निकलवाना हो। वो फौरन बोली, काम तो वो हमेशा जबरदस्ती करवाता है, ऐसे नरमी से कभी नहीं। मैंने बात बदल दी, छोड़ो, तुम्हारी तैयारी कैसी है। और हम बस स्टॉप की तरफ चल पड़े। टेस्ट बुरा नहीं हुआ था, मगर हमेशा की तरह ये कमी रह गई थी। किताबी सवाल तो मैंने ठीक किए, मगर जैसे ही सवाल को जरा घुमाकर पूछा गया, मैं उलझ गई। नूर का मामला मुख्तलिफ था। इसे सिर्फ समझ आ जाए तो वह हर तरह का सवाल हल कर लेती थी। नतीजा आया तो उसके नंबर मुझसे बेहतर थे। हालांकि मैंने ज्यादा मेहनत की थी। मुझे दुख जरूर हुआ, मगर हसद नहीं, क्योंकि हमारी दोस्ती में मुकाबला नहीं, साथ था। घर पहुंचे तो दिल चाह रहा था सीधा सो जाए, मगर मालूम हुआ कि तहमीना बाजी को देखने के लिए लोग आने वाले हैं, मतलब हमें फौरन किचन संभालना था। नूर ने थके हुए लहजे में कहा, क्या मुसीबत है यार, मैं तो सोच रही थी आराम करेंगे। मैंने कहा, तुम सो जाओ, मैं देख लूंगी। मगर वो मानने वाली कहाँ थी। नहीं, तुमने भी तो सब कुछ किया है, चलो ऐसा करते हैं, 2-2 घंटे सो लेते हैं, फिर मिलकर काम कर लेंगे। हमने यही किया। जब तहमीना बाजी को जगाया तो वो खुद भी उलझन में लग रही थी। बार बार आईने के सामने जाकर खुद को देखती और हमसे पूछती, मैं ठीक लग रही हूँ ना। हम दोनों इन्हीं तसल्ली देते रहे। इतने में हादी कमरे में आ गया, हंसते हुए बोला, ओहो, तो अब बाकायदा रिश्ता देखने लोग आ रहे हैं, लगता है जल्दी ही रुखसती हो जाएगी। उसने हल्के से उनके सर पर थपकी दी और आकर मेरे बिल्कुल करीब बैठ गया। मैं फौरन थोड़ा सा पीछे हट गई। ना जाने क्यों उसकी नजदीकी अब मुझे पहले से ज्यादा महसूस होने लगी थी। तहमीना बाजी हंसते हुए बोली, तुम तो खुश ही होगे, नूर का तो वैसे ही रिश्ता तय समझो, अब बस हया रह गई है। ये सुनकर हादी ने बेसाख्ता कहा, इसकी फिक्र ना करो, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसकी बात सुनकर मैं एकदम चौंक गई। मेरी नजर फौरन उसकी तरफ उठी। नूर और तहमीना भी उसे देखने लगी। मैंने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की, ये बस ऐसे ही बोलता है, इसकी बातों का क्या, और मैं वहां से निकल आई। मगर सच ये था कि उसके अल्फाज मेरे जहन में गूंजने लगे थे। पता नहीं क्यों उसकी हर बात अब मुझे पहले से ज्यादा मुतासिर करने लगी थी।
इसी दौरान तहमीना बाजी का रिश्ता फौरन तय हो गया और 1 महीने के अंदर शादी की तारीख भी रख दी गई। घर में खुशी और तैयारियों का शोर था, मगर मेरे और नूर के लिए ये सब कुछ एक नए दबाव की तरह था। दादी की बातें सुनकर साफ लग रहा था कि अगली बारी शायद हमारी भी हो सकती है। इस दिन मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि जिंदगी बहुत तेजी से बदलती है और बाज़ औक़ात हम खुद को संभाल भी नहीं पाते कि फैसले हमारे गिर्द बुनने जाने लगते हैं। शादी की तैयारियां जैसे हमारे सर पर आ पड़ी थी। एक तरफ 2 महीने बाद हमारे पेपर्स थे और दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। दादी अम्मा को तो वैसे भी कोई चीज पसंद नहीं आती थी। हम कितनी ही मेहनत से शॉपिंग करते, वो देखकर फौरन कह देती, ये क्या सस्ते जोड़े ले आए हो। बड़ी मुश्किल से सारी खरीदारी मुकम्मल हुई। अब बस घर वालों के कपड़े रह गए थे और ये जिम्मेदारी हादी को दे दी गई। मैं और नूर इसी के साथ बाजार गए तो उसने शुरू में ही हुक्म सुना दिया, जल्दी जल्दी करो, 1 घंटे में जो लेना है ले लो, वरना मैं तुम दोनों को यही छोड़ चला जाऊंगा। नूर फौरन तेज हो गई, तो अभी चले जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। मगर वो अपनी ही धुन में था। नूर ने मुझे मेहंदी के लिए एक खूबसूरत जोड़ा दिखाया और खुशी से बोली, ऐसा करते हैं, हम दोनों एक जैसे कपड़े ले लेते हैं, कितना अच्छा लगेगा। मैंने मुस्कुराकर हाँ कर दी, मगर हादी ने फौरन टोक दिया, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है कॉपी करने की। हया के कपड़े मैं पसंद करूंगा, तुम अपनी शॉपिंग करो। नूर का लहजा बदल गया, क्यों, तुम क्यों लोगे इसके कपड़े? वो बेपरवाही से बोला, तुम्हें क्या मसला है? उस लम्हे पहली बार मेरे अंदर भी एक हल्की सी मज़ाहमत जागी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मर्जी से क्यों पहनूं? मुझे नहीं चाहिए। नूर, हम एक जैसे ही लेंगे। नूर को मेहंदी का रंग का शरारा बहुत पसंद आया, मगर जब लेने की बारी आई तो हादी ने फिर अपनी मर्जी चलाई। उसने मेरे लिए ऑफ वाइट रंग का जोड़ा निकाला और कहा, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। नूर फौरन मेरे करीब आकर आहिस्ता से बोली, ये तुम्हारी रंगत को नीचा दिखाने के लिए कह रहा है, मत लेना इसकी बात, बड़ा चालाक है ये। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी खिसक उठी। पहली बार मैंने अपनी रंगत के बारे में इस तरह सोचा जैसे वाकई मुझ में कोई कमी हो। मेरा दिल बुझ सा गया, मगर मैं खामोश रही। फिर वो अचानक मेरे करीब आकर बैठ गया और हंसते हुए बोला, वैसे मैं भी मेहंदी पर यही रंग पहनूंगा, हम दोनों ट्विन लगेंगे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर कह ना पा रहा हो। मैं उसकी बात सुनकर और भी उलझ गई। ये वही शख्स था जो कभी हमें कुछ समझता ही नहीं था और आज उसकी हर बात में एक अलग सा मतलब छुपा हुआ लग रहा था। बारात और वलीमे के कपड़े ज्यादातर नूर और मेरे एक जैसे थे, मगर मेरे जहन में सिर्फ वही एक जोड़ा और उसकी बातें घूम रही थी। घर आकर तैयारियां और तेज हो गई और तहमीना बाजी के ससुराल वालों के कपड़े चची ने मेरे हवाले कर दिया। मैं कामों में तो मसरूफ हो गई, मगर दिल में एक हल्की सी खलश बाकी रही, शायद अपनी जात के बारे में या शायद उसके बदलते रवैये के बारे में। इस वक्त मुझे ये समझ नहीं आ रहा था वो मेरे लिए फैसले क्यों कर रहा है, और ना ही यह कि मैं हर बार उसकी बात को दिल पर क्यों ले लेती हूँ। मगर कहीं ना कहीं ये एहसास जरूर जाग चुका था कि मेरी कहानी अब सिर्फ मेरे इख्तियार में नहीं रही, कोई और भी है जो इसे बदल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मैं नहाकर अभी अभी निकली थी। बाल खुले थे और हल्की नमी अभी तक मौजूद थी। मैं कमरे के जमीन पर बैठकर कपड़े समेटने और पैक करने लगी। दुपट्टा उतारकर बेड पर रख दिया था और बेखबरी में एक धुन गुनगुना रही थी। काम करते करते मैं खुद ही इन लफ्जों में खो गई थी, जैसे दिल की कोई बात आवाज बनकर निकल रही हो। अचानक मुझे लगा कि गाने के अगले बोल किसी और ने मुकम्मल किए हैं। मैं चौंक कर पलटी तो वो वही था, हादी, मेरे बिल्कुल पीछे खामोशी से बैठा हुआ। एक लम्हे को तेजी से मेरी सांस रुक गई। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट थी और मेरी हालत ऐसी जैसे रंगे हाथों पकड़ी गई हूँ। मैं फौरन उठ खड़ी हुई और जल्दी से दुपट्टा सर पर लेने लगी, मगर तेज पंखे की हवा में वो बार बार फिसल रहा था। वो भी उठकर खड़ा हो गया और आहिस्ता से बोला, तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है, दिल को छू लेने वाली। मैंने नजरें झुकाकर सख्त लहजे में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और बगैर दस्तक दिए अंदर आने की तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया? मगर वो जैसे मेरी बात सुन ही ना रहा हो। इसकी नजरें मेरे बालों पर टिकी हुई थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे बाल इतने लंबे और खूबसूरत थे। उसके लहजे में एक अजीब सी नरमी थी जिसने मुझे मजीद बेचैन कर दिया। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हादी, जाओ यहाँ से,
मुझे काम करने दो। मगर वो आगे बढ़ा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे दोबारा जमीन पर बिठा दिया। चलो मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी। मैंने फौरन हाथ छुड़ाने की कोशिश की। नहीं, मैं खुद कर लूंगी, मेरा हाथ छोड़ो। मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी और फिर अचानक उसने यह कैसा सवाल कर दिया जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? मैं एकदम साकित रह गई। जबान से फौरन इनकार निकला। नहीं नहीं, मगर मेरी आवाज में वो यकीन नहीं था जो होना चाहिए था। उसने कुछ कहे बगैर मेरा रजिस्टर उठाया और आखिरी सफ़ा खोल दिया। मेरा दिल जैसे डूब गया। वहां बेदिहानी में कई बार उसका नाम लिखा हुआ था। शायद उन लम्हों में जब मैं खुद से भी बेखबर थी। मैं घबराकर फौरन रजिस्टर उसके हाथ से लेकर वो सफ़ा फाड़ दिया। मगर वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, सफ़ा फाड़ने से क्या होगा? जो तुम महसूस करती हो वो तो वैसे ही मेरे सामने आ चुका है। मैं खामोश खड़ी रह गई, जैसे अल्फाज ने साथ छोड़ दिया हो। उस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ सच्चाइयां चाहे हम जितना भी छुपाएं, वो किसी ना किसी तरह सामने आ ही जाती है। और शायद मेरी सबसे बड़ी सच्चाई यही थी कि मैं उससे भाग तो सकती थी मगर अपने दिल से नहीं। वो मेरा रजिस्टर हाथ में लिए खड़ा था और मैं जैसे सांस लेना भी भूल गई थी। उसने हल्के से तंजिया लहजे में कहा, क्या मैं बाहर जाकर सबको दिखाऊं ये कि तुमने अपने नाम के साथ मेरा नाम लिखा है? मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैं फौरन इसकी तरफ बढ़ी। हादी प्लीज मेरा रजिस्टर वापस करो। मगर उसने हाथ पीछे कर लिया और मेरी तरफ झुककर बोला, पहले सच बताओ, मुझसे मोहब्बत करती हो ना? ये गाना भी मेरे ही बारे में गा रही थी। मैंने घबराकर नाफी में सर हिलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मगर मेरी आवाज मेरा साथ नहीं दे रही थी। वो सीधा खड़ा हो गया और जैसे फैसला सुना दिया, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं अभी जाकर ये रजिस्टर सबको दिखा दूंगा, खास तौर पर दादी को। फिर तुम्हें पूरे घर के सामने जवाब देना पड़ेगा कि तुमने मेरे नाम के साथ अपना नाम क्यों लिखा है। इसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तकरीबन इल्तिजा करते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत करो, मेरा रजिस्टर दे दो। वो एक कदम और करीब आया और धीरे से बोला, और अगर मैं दे भी दूं तो क्या करोगी? तुम्हारी किताबों में, तुम्हारे लफ्जों में हर जगह मेरा नाम है, कहाँ कहाँ से मिटाओगी? उसके अल्फाज जैसे सीधा दिल पर लग रहे थे। मैं पीछे हटने लगी मगर वो रुका नहीं। उसने आहिस्ता से अपनी उंगली मेरे दिल के करीब लाकर कहा, और यहाँ से भी मिटा दोगी? मैं बिल्कुल साकित रह गई। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज जैसे कहीं खो गए थे। वो मुसलसल मेरी आंखों में देख रहा था। कह दो ना, मोहब्बत करती हो मुझसे? वैसे भी मुझ जैसे को कौन इनकार करता है? मैंने नजरें झुका ली, आवाज कांप रही थी। प्लीज रजिस्टर वापस कर दो। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पहले सच, तुम जानती हो ना मैं अपनी बात मनवा कर ही रहता हूँ। इस लम्हे मुझे लगा जैसे मैं दो रास्तों के बीच खड़ी हूँ, एक सच का और एक खामोशी का, और दोनों ही रास्ते मुझे कहीं ना कहीं बेनकाब करने वाले थे। क्योंकि कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जो छुपाने से नहीं, सिर्फ मान लेने से खत्म होते हैं। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और आखिरकार मैं टूट गई। मैंने हिम्मत जमा करके कह दिया, हाँ करती हूँ तुमसे मोहब्बत। सुन लिया ना, अब मेरा रजिस्टर दो। मेरी आवाज बेबस थी, जैसा खुद पर इख्तियार ही ना रहा। उसने चंद लम्हे मुझे देखा, फिर खामोशी से रजिस्टर वापस कर दिया। मगर अगले ही लम्हे वो दरवाजे की तरफ गया, जिसे बंद किया और लॉक लगा दिया। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। हादी, ये दरवाजा क्यों बंद किया है? वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा और मैं 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी शिद्दत थी। वो करीब आकर बोला, अब तुम्हारे दिल में मेरे सिवा कोई और नहीं आना चाहिए। तुम्हारे दिल सिर्फ मेरे लिए धड़केगा और तुम्हारी आंखों में भी सिर्फ मेरा ही अक्स होना चाहिए। समझ लो आज से तुम मेरी हो, हया। उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रह गए और वो ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया। मैं वहीं खड़ी रह गई, जैसे वक्त रुक गया हो। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। मैं तो ये सोच रही थी कि वो मेरा मजाक उड़ाएगा, मेरी मोहब्बत को हंसी में उड़ा देगा, मगर उसने तो सब कुछ बदल दिया था। फिर भी दिल में ये अनजाना सा खौफ था। क्या वो सच में संजीदा था या ये सब भी उसकी किसी जिद का हिस्सा था? मैं बेड पर बैठ गई और बेख्तियार होने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ा राज मुझसे छिन गया हो या खुल गया हो। कुछ देर बाद नूर कमरे में आई। मुझे आंसू पहुंचते देखकर फौरन बोली, हया क्या हुआ, क्यों रो रही?
मैंने नजरें झुकाकर कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो कपड़ों की तरफ देखकर बोली, ये अभी तक पैक नहीं हुए? चलो मैं कर देती हूँ, तुम बताओ क्या हुआ है? टेस्ट खराब हुआ क्या? मैंने बामुश्किल खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, बस टेस्ट की ही फिक्र है। नूर ने तसल्ली दी और बात वही खत्म हो गई। मगर मेरे अंदर तूफान अभी भी जारी था। इस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। हादी का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया था। पहले वो मुझे और नूर दोनों को काम के लिए बुलाता था, मगर अब हर बात के लिए सिर्फ मेरा नाम लेता। हया कपड़े प्रेस कर दो, हया नाश्ता बना दो, हया जल्दी आओ, जैसे मैं वाकई उसकी जिम्मेदारी बन चुकी हूँ। घर वालों ने भी ये तब्दीली महसूस करना शुरू कर दी थी। ताइमा ने भी एक दिन कह दिया, यह हर काम के लिए तुम्हें ही क्यों बुलाता है? मैं उससे बचने की कोशिश करती, मगर वो जैसे जानबूझकर मुझे ही पुकारने लगा था। मेहंदी का दिन था। नूर ने मुझे खींचते हुए कहा, चलो तैयार होते हैं। सब तैयार हो जाएंगे और हम यही इसके नखरे उठाते रह जाएंगे। तुम ही इसे सर चढ़ाती हो, इसलिए वो तुम्हें बुलाता है। छोड़ दो इसके काम। मैं कुछ कह ना सकी, बस उसके साथ कमरे में आ गई। हम तैयार हो ही रहे थे कि बाहर से उसकी आवाज गूंजी, अम्मी, मैंने हया को बुलाया था। मुझे पता है मेरी चीजें कहाँ रखी हैं, आप इसे बुलाएं। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि पूरे घर में गूंज रही थी। नूर ने मेरी तरफ देखा और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं सोई धागा उठाकर जाने लगी तो ताइमा ने रोक लिया, तुम रहने दो, मैं कर देती हूँ। ये क्या हर वक्त तुम्हें ही बुलाता रहता है? मैं वही खड़ी रह गई, हाथ कांप रहे थे। नूर की नजरें मुझ पर थी और मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। उस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि बात अब सिर्फ मेरे दिल तक महदूद नहीं रही। यह कहानी अब आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आने लगी थी और मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। नूर ने उस दिन सीधा सवाल कर ही दिया, पहले तुम मुझे भी बुलाते थे, मुझसे भी काम करवाते थे, लेकिन अब सिर्फ हया को क्यों पुकारते हो? हर काम इसी से क्यों लेते हो? हादी ने जरा भी सोचे बगैर जवाब दिया, इसलिए कि नूर को काम करने का सलीका ही नहीं है। ये सुनकर नूर भड़क उठी, कमीना, आज के बाद मुझसे काम मांगा तो सर फाड़ दूंगी। वो गुस्से में भी तैयार हो रही थी और साथ साथ इसे कोस रही थी। फिर इसने मेरी तरफ देखा, अगर मुझसे नहीं कहता तो इसे भी ना कहे। मगर हादी ने बेपरवाही से कह दिया, अम्मी, मेरा हर काम हया ही करेगी, साफ कह रहा हूँ। आप इसे भेज दे मेरे कमरे में। उसके लहजे में न लिहाज था न झिझक, जैसे कोई ऐलान कर रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे डर था कि कहीं वो जज्बात में आकर सबके सामने कुछ ऐसा ना कह दे जो मैं छुपा रही थी। नूर ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए आहिस्ता से कहा, हया, तुम्हें नहीं लगता इसके तेवर बदल गए हैं? वो तुम्हें किसी और नजर से देखता है। मैं घबरा गई, कैसी नजर से? वो बोली, वही जो भाई वाली नहीं होती, समझ जाओ। मैंने फौरन इनकार किया, नहीं, तुम्हारा वहम है। मगर दिल के अंदर कहीं ना कहीं मुझे भी वो वही खौफ महसूस हो रहा था। इसी दौरान दरवाजा जोर से खुला और हादी अंदर आया। हाथ में सफेद कमीज थी। वो सीधा मेरे पास आया, नूर को जैसे नजरअंदाज ही कर दिया। बेरी हो गई हो, सुनाई नहीं देता? उसने कमीज मेरे हाथ में थमाई, साथ सोई धागा और बटन देते हुए बोला, ये लगा के मेरे कमरे में ले आओ। समझ गई ना? और बगैर कुछ सुने वापस चला गया। नूर ने फौरन इशारा किया, देख रही हो, ये तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी समझने लगा है, ज्यादा लिफ्ट मत दो इसे। मैं खामोशी से बेड पर बैठकर बटन लगाने लगी। नूर बोली, मुझे तो लगता है जानबूझकर तोड़ता है ये बटन। और सच कहूं तो मुझे भी यही लगा, नई खमीज का बटन यूं खुद से नहीं टूट सकता था। मैंने बटन लगाकर इसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आ जाओ, तुम्हें दस्तक देने की जरूरत नहीं है। उसका लहजा फिर वही था, जैसे मुझे हक दे रहा हो। मैंने खमीज उसके हाथ में दी और मुड़ने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो, छोड़ो। मैं घबरा गई। वो संजीदगी से बोला, मैं सोच रहा हूँ तहमीना की शादी के बाद अम्मी से तुम्हारे रिश्ते की बात करूं। ये सुनकर मेरी सांस जैसे रुक गई। मैं कुछ कह भी ना सकी। उसने हाथ छोड़ दिया और मैं वहां से निकल आई, मगर दिल की धड़कन काबू में नहीं आ रही थी। मेहंदी की तकरीब में भी उसकी नजरें जैसे हर वक्त मेरा पीछा कर रही थी। हम सब तस्वीरें बना रहे थे। नूर मेरे साथ खड़ी थी, हम सेल्फी ले रहे थे कि अचानक वो पीछे आ खड़ा हुआ और नूर के सर के पीछे उंगलियां रखकर मजाक करने लगा। नूर फौरन पलटी, हादी, पीछे हटो। मगर उसकी नजरें अब भी मुझ पर ही थी, जैसे वो हर लम्हा मुझे ही देख रहा हो।
इस दिन मुझे पहली बार शिद्दत से यह एहसास हुआ कि ये सब कुछ अब मामूल नहीं रहा। वो सिर्फ तंग करने वाला लड़का नहीं रहा था और मैं सिर्फ इसे बर्दाश्त करने वाली लड़की नहीं रही थी। कहानी कहीं और मुड़ चुकी थी और शायद अब वापसी का रास्ता बाकी नहीं रहा था। नूर के हटते ही उसने एक लम्हे में खुद को मेरे बराबर खड़ा किया। चलो अब हम दोनों सेल्फी लेते हैं। मैं घबराकर पीछे हटने लगी, मगर उसने बड़े सुकून से मेरा बाजू थामकर मुझे अपने करीब कर लिया। मैं सहम गई, हादी छोड़ो मुझे, मगर वो जैसे सुन ही ना रहा हो। उसने हल्के से मेरे कान के करीब झुककर कहा, पहले मुस्कुराओ वरना अच्छी नहीं आएगी तस्वीर। जब तक तुम मेरे साथ सेल्फी नहीं बनाओगी मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी आवाज सिर्फ मेरे लिए थी, मगर मेरे दिल की धड़कन जैसे सबको सुनाई दे रही थी। मैंने जबरदस्ती हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसका चेहरा मेरे इतने करीब था कि सांसें तक उलझ रही थी। तस्वीर लेते हुए वो धीरे से बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच कहूं तो अब रात को नींद भी नहीं आती। तुम मुझे पागल करने लगी हो। यह कहकर वो पीछे हट गया, मगर उसके अल्फाज वही रह गए मेरे दिल में, मेरे ज़हन में, हर जगह। मैंने नजरें उठाई तो ताई अम्मा दूर से गुस्से से मुझे देख रही थी और नूर की आंखों में शक साफ नजर आ रहा था। वो फौरन मेरे पास आई। ये क्या था हया, तुम इसे रोक नहीं सकती थी। उसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, मैंने कमजोर सी आवाज में कहा। मैंने रोका था तुम्हारे सामने ही, मगर तुम जानती हो ना कितना जिद्दी है। मगर सच ये था कि मैं खुद को भी नहीं रोक पा रही थी, ना अपने दिल को, ना अपनी धड़कनों को। मैं फौरन अम्मी के पास जा खड़ी हुई, जैसे उनके पास खड़े होने से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नूर भी साथ आ गई। इतने में ताई अम्मा अपनी भतीजी को लेकर आई और अम्मी से कहने लगी, रुखसाना ये मेरी भतीजी है, कैसी लगी? अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। फिर ताई अम्मा ने जैसे एक जुमले में सब कुछ बदल दिया। बस हादी की तालीम मुकम्मल हो जाए तो सोच रही हूँ इसे अपनी बहू बना लूं। मेरा कदम जैसे जमीन में धंस गई। वो बात अम्मी से कर रही थी मगर नजरें मुझ पर थी। नूर फौरन बोली, हाँ हाँ ताई अम्मा बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, जल्दी से मंगनी कर दें। मैंने बामुश्किल खुद को संभाला, मगर अंदर कुछ टूट सा गया था। वो लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी, गोरी निखरी हुई, हर लिहाज से मुझसे कहीं बेहतर। मैं खामोशी से वहां से हट गई। न खाने का होश रहा, न किसी से बात करने का। बस अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। आईने में खुद को देखा तो पहली बार लगा जैसे मैं वाकई कहीं पीछे रह गई हूँ, जैसे मेरी कोई जगह ही नहीं उस कहानी में। इस रात मैंने ये पहली बार शिद्दत से महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, कभी कभी ये एहसास भी होता है कि शायद हम उसके काबिल ही नहीं। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब दिल मानने से इनकार करे मगर हकीकत सामने खड़ी हो। मैं आईने के सामने बैठी फाउंडेशन की तह पर तय लगा रही थी, मगर जितना भी छुपाने की कोशिश करती रंग वही रहता था। दिल में एक अजीब सी कमी का एहसास जाग रहा था। पता नहीं अल्लाह ने मेरी रंगत के मामले में इतनी कंजूसी क्यों की। मैं खुद से ही शिकवा कर रही थी। कुछ देर बाद नूर कमरे में आई। मुझे आंसू पोंछते देखकर फौरन पूछा, क्या हुआ तुम्हें? मैंने नजरें चुराकर कहा, कुछ नहीं। बाहर बारबेक्यू का धुआं आंखों में लग गया था। वो बोली, इसलिए तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया? मैंने हाँ में सर हिला दिया। हालांकि असल वजह कुछ और थी। नूर ने माहौल बदलने की कोशिश की। चलो जल्दी से कपड़े बदल लो, सबकी मेहंदी हो गई है, बस तुम रह गई हो, मैं आज तुम्हें लगा देती हूँ। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ कर दी। कपड़े बदल कर आई तो वो मेरे हाथों पर मेहंदी लगाने लगी। अचानक वो रुक गई और मेरे हाथ की लकीरों को गौर से देखने लगी। अरे हया देखो, तुम्हारे हाथ में ये साफ नजर आ रहा है। मैंने बेदिली से कहा, तो इससे क्या होता है? वो हंसी, सुना है जिस हरूफ की लकीर हो शौहर का नाम इसी से शुरू होता है। देखो मेरे हाथ में यफ है, फरहात। वो शौकी से बोली, फिर शरारत से कहने लगी, चलो तुम्हारी मेहंदी से भी ये लिख देती हूँ। मैंने फौरन मना किया, पागल हो गई हो क्या? अभी मेरा रिश्ता कहाँ तय हुआ है? कोई पूछ लगा तो क्या जवाब दूंगी? अभी हमारी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दरवाजा जो आधा खुला था आहिस्ता से खुला और हादी अंदर आ गया। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो बाहर खड़ा सब सुन रहा था। वो आकर मेरे बिल्कुल पास बैठ गया और नूर से बोला, उसके हाथ पर यस लिख दो। नूर ने हैरत से पूछा, क्यों? इसकी लकीरों में तो ये है। वो बेपरवाही से बोला, क्योंकि इसके नसीब में आने वाले का नाम यस से शुरू होता है। ये कहकर उसने नूर को हाथ से मेहंदी की गोंद ले ली और जहां नूर को ये नजर आ रहा था
वहां खुद अपने हाथ से बड़ा सा यस बना दिया। नूर ने हंसते हुए कहा, मेहंदी से किस्मत थोड़ी बदलती है, ये रंग तो वैसे भी चंद दिन में उतर जाएगा। हादी ने मेरी तरफ देखकर आहिस्ता मगर पुरअसर लहजे में कहा, मैं ये रंग उतरने नहीं दूंगा, और अगर इसके नसीब में मेरे अलावा कोई और हुआ तो मैं उस नाम को भी मिटा दूंगा। उसके अल्फाज में ऐसी शिद्दत थी कि मेरी सांसें रुक सी गई। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा जहां वो यस अब गहरा होता जा रहा था, जैसे सिर्फ मेहंदी का रंग नहीं, कोई वादा, कोई दावा मेरी हथेली पर लिख दिया गया हो। इस लम्हे मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि कुछ नाम सिर्फ हाथों की लकीरों में नहीं होते, वो दिल पर भी लिखे जाते हैं, और वहां से मिटाना शायद किसी के बस में नहीं होता। नूर अभी तक हैरत से दरवाजे की तरफ देख रहे थे जहां से वो जा चुका था, और मेरा हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। मेरे हाथ की मेहंदी का रंग गहरा हो रहा था मगर चेहरे का रंग उड़ चुका था। नूर ने गुस्से से कहा, देखा तुमने, मैं पहले ही कह रही थी ये तुम पर ऐसे ही मेहरबान नहीं हो रहा। सीधी जाकर ताया अब्बू को शिकायत लगा दो थप्पड़ पड़ेंगे ना तो सारी हीरोगिरी निकल जाएगी इसकी। मगर मैं खामोश बैठी रही। मेरी खामोशी ने नूर को चौंका दिया। हया क्या तुम भी? मैंने आहिस्ता सा सर हिला दिया। वो जैसे सुनकर साकित रह गई, फिर झंझलाकर बोली, तुम ठीक हो? तुम इस आदमी से शादी करोगे? तुम्हें पता है ना वो कैसा है? वो तुम्हें कभी अपनी मर्जी से जीने नहीं देगा, और अगर तुम्हें लगता है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैंने इसका फोन देखा है, कितनी लड़कियों से बात करता है वो। और ताई अम्मा, उन्होंने तो अपनी भतीजी को पसंद कर लिया है। तुम जानती हो ना, वो अपनी बात मनवा कर ही देती हैं। वो फरवा को ही अपनी बहू बनाएंगी। ये सब तुम्हारे साथ बस खेल रहा है, तुम्हारे जज्बात के साथ। खुदा के लिए इसके हाथों का खिलौना मत बन जाना। नूर की हर बात सच लग रही थी, हर दलील मजबूत थी, और मैं सर झुकाकर सब मान भी रही थी, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं जानती थी कि अगर ताई अम्मा ने फरवा को पसंद कर लिया है तो वही इस घर की बहू बनेगी, और मैं शायद कभी इस कहानी का हिस्सा थी ही नहीं। रात भर नूर मुझे समझाते रही और मैं सुनती रही। उसकी बातें वाकई मेरे लिए रास्ता दिखा सकती थी। अगर मैं उन पर चल पाती, सुबह तक मैंने खुद को कायल कर लिया कि मैं हादी से साफ साफ बात करूंगी, इसे बताऊंगी कि इसकी अम्मी मुझे कभी कबूल नहीं करेंगी, और फरवा मुझसे ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा मौजू है उसके लिए। मैं ये भी जानती थी कि मेरी मोहब्बत एक हद तक ही ठीक है, इसके आगे सिर्फ तकलीफ है। मैं इसे चाहती थी, बेहद चाहती थी, मगर इसे पाने की ख्वाहिश नहीं थी। शायद यही मेरी मोहब्बत की सच्चाई थी। वो मेरे लिए किसी दूर की चांद की तरह था, खूबसूरत, रोशन, मगर हमेशा मेरी पहुंच से बाहर। मैंने खुद को समझा लिया था कि कुछ मोहब्बतें सिर्फ दिल में ही अच्छी लगती हैं, इन्हें हकीकत बनाने की कोशिश सिर्फ इन्हें तोड़ देती है। और हादी वो वैसा ही था जैसा अक्सर लड़के होते हैं, बेपरवाह, अपनी मर्जी का मालिक, और हर रिश्ते को एक खेल की तरह लेने वाला। वो अपनी माजी, अपनी आदतों, अपनी दोस्तियां मुझसे कभी नहीं छुपाता था, जैसे इसे मालूम हो कि मैं सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कहूंगी। शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि मैं सच जानते हुए भी उससे दूर नहीं हो पा रही थी, और ये समझते हुए भी कि वो मेरा नहीं हो सकता। मैं इसे दिल से निकाल नहीं पा रही थी। मैं हूं हया, और ये मेरी अपनी कहानी है, वो कहानी जिसे मैंने हमेशा अपने दिल के किसी कोने में छुपा कर रखा था। मैं एक ऐसे घर में पली बड़ी जहां रिश्तों के नाम तो बहुत थे मगर एहसास की पहचान कम थी। हादी मेरा ताया जात, घर का इकलौता वारिस, सबका लाडिला, और मेरे लिए एक अजीब सा इम्तिहान। बचपन से इसके नखरे, इसके हुक्म, इसकी जिद, सब कुछ हमारी जिंदगी का हिस्सा थे। मैं और नूर अक्सर इसके कामों में जते रहते, मगर फर्क सिर्फ इतना था कि नूर लड़ लेती थी, मैं चुप रह जाती थी। शायद मेरी खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी और पहचान भी। फिर ना जाने कब इसकी सख्त बातों, इसके रवैये, हत्ता कि इसकी डांट में भी मुझे कुछ और महसूस होने लगा। मैं खुद से भी छुपाती रही कि ये क्या है, मगर दिल कब मानता है। इसके एक अंदाज पर नजर टहने लगी। इसकी तस्वीर को छूने में भी एक अजीब सी कैफियत होने लगी। मैं खुद से डरने लगी थी। एक दिन इसने मेरे राज को मेरे ही सामने ला खड़ा किया। मेरी डायरी के वो सफ़े जिन पर मैंने अनजाने में इसका नाम अपने नाम के साथ लिख दिया था। इसने वो सफ़े देख लिए। इसकी आंखों में एक अजीब सा गुरूर और यकीन था। मैं डर गई, टूट गई, और आखिरकार हार कर मान लिया। हाँ, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इसके बाद जो हुआ इसने मुझे और भी उलझा दिया।
इसने मुझे अपना कह दिया, जैसे मैं कोई चीज हूँ, जैसे मेरे दिल इसकी मलकियत हो। इसके अल्फाज में मोहब्बत कम, इख्तियार ज्यादा था। और वही लम्हा था जब मेरे दिल में पहली बार खौफ ने मोहब्बत को मात देना शुरू किया। नूर की बातें मेरे कानों में गूंजती रही कि वो वैसा नहीं जैसा मैं समझ रही हूँ, कि वो सिर्फ खेल रहा है। और शायद वो ठीक कह रहे थे, क्योंकि हादी की दुनिया में मैं अकेली नहीं थी। इसकी माँ किसी और को अपनी बहू बनाना चाहती थी, और वो लड़की मुझसे हर लिहाज से बेहतर थी। खूबसूरत, पुरएतमाद, मुकम्मिल। मैंने आईने में खुद को देखा तो पहली बार अपने आप का सवाल उठाया, क्या वाकई मैं इसके काबिल थी, या मैं सिर्फ एक खामोश कहानी थी जिसे कभी मुकम्मल होना हो नहीं था। इसी कश्मकश में एक दिन मैंने फैसला कर लिया। मैंने हादी के सामने खड़े होकर पहली बार अपने दिल की बात कही, मगर इस बार मोहब्बत के इजहार के लिए नहीं, बल्कि खुद को आजाद करने के लिए। हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन ये मोहब्बत मेरी है, तुम्हारी जरूरत नहीं। मैंने कभी तुम्हें हासिल करने का ख्वाब नहीं देखा, क्योंकि कुछ लोग ख्वाब ही अच्छे लगते हैं, हकीकत नहीं। तो शायद मेरी बात सुनकर पहली बार खामोश हुआ था, और मैं पहली बार खुद को मजबूत महसूस कर रही थी। मैंने सीख लिया कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। और खुद की इज्जत, वो हर एहसास से बढ़कर होती है। और आज मैं अपनी कहानी खुद सुनाती हूँ, ये कैसी लड़की की जो खामोश थी मगर कमजोर नहीं, जो मोहब्बत करती थी मगर खुद को खोने की कीमत पर नहीं। मैं उसके सामने खड़ी थी, मगर पहली बार मुझे अपनी ही दिल की धड़कन अजनबी लग रही थी। इसकी आंखें सिकुड़ी हुई थी, लहजा सख्त, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। वो मुझे अपनी मलकियत समझकर बात कर रहा था, जैसे मेरी ख्वाहिश, मेरा फैसला, मेरी जिंदगी, सब कुछ इसके इख्तियार में हो। मैंने हिम्मत करके जब इसकी माँ और उस लड़की का जिक्र किया, तो इसके चेहरे पर एक अजीब सी जिद उभर आई। वो बार बार यही कहता रहा कि इसे किसी की परवाह नहीं, बस मैं इसे पसंद हूँ। मगर इसके अल्फाज में मोहब्बत कम और हुक्म ज्यादा था। जब इसने मेरे बालों को खोलकर कहा कि मैं ऐसे ही अच्छी लगती हूँ, और अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो वो सबके सामने मुझे बेबस कर देगा, उस लम्हे मुझे पहली बार अपनी मोहब्बत पर शर्मिंदगी महसूस हुई। ये वो एहसास नहीं था जिसे मैंने चाहा था, ये तो जैसे खैर थी, सांस घूंट देने वाली खैर। वो गुस्से में कमरे से निकला तो दरवाजे पर नूर से टकरा गया। नूर के सवाल, इसका गुस्सा, सब कुछ अपनी जगह था, मगर हादी ने जिस तरह इसे धमकाया, उसने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। वो सिर्फ मुझ पर हक नहीं जता रहा था, बल्कि हर उस शख्स को भी दूर चाहता था जो मुझे समझ सकता था। मैं खामोश खड़ी यह सब देखती रही, जैसे मेरी आवाज कहीं खो गई हो। नूर की आंखों में हैरत थी, मगर मेरे दिल में पहली बार खौफ के साथ साथ एक सच भी जन्म ले चुका था। यह मोहब्बत नहीं थी, ये इसका जुनून था, और जुनून हमेशा तबाही लाता है। इसी लम्हे मैंने खुद से एक वादा किया। मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया कि चाहे मेरी मोहब्बत कितनी ही सच्ची क्यों ना हो, मैं खुद को किसी की जिद और अना के हवाले नहीं कर सकती। मोहब्बत अगर इज्जत ना दे, सुकून ना दे, तो वो मुझे मोहब्बत नहीं रहती, बोझ बन जाती है। और मैं अब बोझ बनकर नहीं जीना चाहती थी। शायद उस दिन मैंने इसे कुछ नहीं कहा, मगर अंदर ही अंदर मैं बदल चुकी थी। अब मैं वो हया नहीं रही थी जो हर बात पर सर झुका देती थी। अब मैंने सीख लिया था कि खामोश रहना हमेशा सब्र नहीं होता, कभी कभी यह खुद के साथ नाइंसाफी भी होता है। और मैंने फैसला कर लिया था, इस कहानी का अंजाम अब वो नहीं लिखेगा, मैं खुद लिखूंगी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।